हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता दूं दोस्तों, अपन ने पिछले गुरुवार को यानी कि बृहस्पतिवार को दोस्तों संस्कृत वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें से वर्ण विचार अपना चल रहा था। उसमें से दोस्तों अपन ने माहेश्वर सूत्र और उच्चारण स्थान से संबंधित दोस्तों पढ़ा था। उससे संबंधित बनने वाले क्वेश्चनों के ऊपर भी दोस्तों मैंने चर्चा की थी। उसका कुछ टॉपिक बचा हुआ था दोस्तों, जो कि अगला टॉपिक दोस्तों प्रयत्न था। तो दोस्तों आज हम प्रयत्न को पढ़ेंगे, उसके प्रकार देखेंगे दोस्तों, और साथ में ही दोस्तों मैं एक छोटे से टॉपिक को उसी में जोड़ने का प्रयास करूंगा। यानी कि दोस्तों अपन संज्ञा प्रकरण को भी पढ़ने वाले हैं दोस्तों। वैसे भी वो संज्ञा प्रकरण का टॉपिक भी वर्ण विचार के अंतर्गत ही दोस्तों पढ़ा जाता है, तो उसको भी इसी के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक भी वर्ण विचार से ही रहेगा। यानी कि दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ण विचार। उसमें से दोस्तों वर्ण विचार में अपन आज पढ़ेंगे प्रयत्न, या दोस्तों उसी को यत्न बोलते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। वो कौन कौन से? तो पहला होता है आभ्यंतर प्रयत्न। पहले को दोस्तों क्या बोलेंगे? आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न भी दोस्तों कितने प्रकार का? 5 प्रकार का, यानी कि 5 बोल देंगे। और एक होगा दोस्तों अपना बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न जो कि कितने प्रकार का होता है? ये 11 प्रकार का, जिसको बोलते हैं एकादश। तो इसके बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहले इसको आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार पढ़ें, फिर इसके बाद बाह्य प्रयत्न के प्रकार पढ़ेंगे। तो आभ्यंतर प्रयत्न को देखेंगे, उसमें भी कितने प्रकार का होता है ये दोस्तों? 5 प्रकार का। तो 5 प्रकार के बारे में जानकारी लेंगे। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का? 5। उसमें भी पहले प्रकार की चर्चा कर ले हम, जिसको बोलते हैं कि स्पृष्ट प्रयत्न, जिसको बोला जाता है स्पृष्ट प्रयत्न। स्पृष्ट प्रयत्न किसे कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि दोस्तों जो स्पर्श वर्ण होते हैं उन्हीं को हम स्पृष्ट प्रयत्न के नाम से जानते हैं। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ? स्पर्श वर्णों को ही स्पृष्ट प्रयत्न बोलते हैं। तो क्या लिख दूँ मैं इसके लिए? स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? यानी कि स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? स्पृष्ट होता है। आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है। और दोस्तों स्पर्श वर्णों की संख्या मैंने आपको बताई थी, तो वही स्पर्श वर्ण आ जाएंगे। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी बताई थी मैंने? 25। यानी कि का से कहाँ तक? माँ तक स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, जिसको संस्कृत में पंचविंशति के नाम से जानते हैं। पंचविंशति, क्योंकि अपने में गिनती भी है, तो गिनती की चर्चा करेंगे। जैसे का वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? स्पृष्ट प्रयत्न हो जाएगा। और खा वर्ण का जितने भी 25 वर्ण हैं, अब आगे चर्चा करेंगे ईसत स्पृष्ट के बारे में। ईसत स्पृष्ट दूसरा रहेगा अगला प्रकार। ईसत स्पृष्ट
ईषद ईषद स्पष्ट प्रयत्न, ईषद स्पष्ट प्रयत्न। तो दोस्तों ईषद स्पष्ट प्रयत्न यह किसकी श्रेणी में आता है? आभ्यंतर प्रयत्न की श्रेणी में। तो ईषद स्पष्ट प्रयत्न के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो सभी अंतस्थ वर्ण, सभी अंतस्थ वर्ण बोल दूं, या अंतस्थ वर्ण को ही किस प्रत्याहार के अंतर्गत काउंट करते थे? तो दोस्तों यण प्रत्याहार वाले वर्ण, सभी अंतस्थ वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? ईषद स्पष्ट के अंतर्गत। ईषद स्पष्ट वर्ण कहलाते हैं, उसमें से कितने थे? यण प्रत्याहार में 4 वर्ण थे, चत्वारि, यानी कि या और वा, रा, ला, ना कि या रा ला वा नहीं करना है, या वा रा ला ही लिखना है, क्योंकि ये संस्कृत का क्रम होता है। अगला प्रकार देखेंगे, तीसरा। अगला क्या हो जाएगा अपना? ईषद विपरीत प्रयत्न, इसको बोलते हैं ईषद विपरीत प्रयत्न। ईषद विपरीत प्रयत्न के बारे में जानेंगे। जैसे ईषद विपरीत में क्या होता है? जो ऊष्म वर्ण होते हैं, ऊष्म वर्णों को मैंने बताया था वो सल प्रत्याहार के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं, तो उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? ईषद विपरीत होता है, यानी कि ऊष्म वर्ण बोल दूँ, या सल प्रत्याहार वाले वर्ण क्या कहलाएंगे दोस्तों? ईषद विपरीत। तो सल प्रत्याहार में कितने? वो भी 4, तीनों सा और हा वर्ण। तो इनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? ईषद स्पष्ट होगा। और हम चर्चा करेंगे विपरीत की। चौथा प्रकार होगा विपरीत के अंतर्गत सभी स्वरों को काउंट किया जाता है, सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? विपरीत होता है। स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 13 बोलें तो त्रयोदश। उसमें से कौन कौन लिख लेंगे? आ, दीर्घा, ह्रस्वी, मैं संस्कृत की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ना कि हिंदी की। दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घु, ह्रस्वी, दीर्घरी, री, ए, ओ और आय, औ। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इन सभी का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है दोस्तों? विपरीत होता है। लेकिन जो ये आ है दोस्तों, ये विपरीत में भी होता है, समृत में भी होता है, लेकिन समृत में कब होता है मैं इसकी भी चर्चा कर लूँ। तो यहीं कहीं दोस्तों 5वां प्रकार की भी चर्चा कर लेंगे। उम्मीद है आपको शायद नीचे दिखाई दे जाएगा दोस्तों, मैं यहीं पे एडजस्ट कर दूँगा। समृत में क्या लिख देंगे? ह्रस्व आ। केवल दोस्तों ह्रस्व आ को देखना है, ना कि दीर्घ को। ह्रस्व आ लिखा है, ये ह्रस्व आ का कब होता है? ये लौकिक प्रयोग दशा में, लौकिक प्रयोग दशा में। अब दोस्तों कई लोग लौकिक नहीं जानते होंगे, तो वो क्लास नहीं मेरी देखते हैं, तो इस वजह से उनको ये शब्दावलियाँ समझ में नहीं आ सकती। तो लौकिक का मतलब ही होता है जो अपन लोग बोलचाल की भाषा यूज करते हैं, यानी कि आम बोलचाल की भाषा ही लौकिक कहलाती है।
तो ह्रस्व का लौकिक प्रयोग दशा में अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, समृद्ध होगा। जैसे जैसे कौन सा लौकिक प्रयोग दशा होता है, जैसे दोस्तों मैं यहीं पे लिखूँगा राम, तो इसमें क्या है, आ है, राम, श्याम, इस प्रकार से महेश, सुरेश, कोई भी शब्द लिख दें। लेकिन व्याकरणिक दिशा में क्या होता है, इसका विपरीत होता है। अब व्याकरणिक दिशा भी समझ लेंगे। व्याकरणिक प्रयोग में तो क्या होता है, इसका ये होता है विपरीत ह्रस्व का। जैसे यहाँ पे लिख दूँ मैं परमार्थ, क्या हो जाएगा इसका, परम प्लस अर्थ, यानी कि आ मिला, यहाँ से आ तो क्या बना दिया, दीर्घ आ, तो ये क्या हो गया, किसकी श्रेणी में आ गया, विपरीत में। और लौकिक प्रयोग दशा में पूछा जाए तो समृद्ध की श्रेणी में आएगा। लेकिन ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये बहुत ही ऊंचे लेवल का क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड तक का है दोस्तों, लेक्चरर लेवल का क्वेश्चन है, ये अपने में नहीं आएगा। यदि आ गया, एक तो आएगा नहीं दोस्तों, मान लो आ गया, तो आप इसको बस सिर्फ इतना याद रखिए कि लौकिक प्रयोग दशा में इसका अभ्यंतर प्रयत्न समृद्ध होता है। अब दोस्तों हम बारी बारी से चर्चा करेंगे बाह्य प्रयत्न की, जिसमें 11 होते हैं। अब दोस्तों हमारी चर्चा किस पर होगी, बाह्य प्रयत्न पर। अभ्यंतर प्रयत्न हमने देख लिए पांचों। अभ्यंतर प्रयत्नों की दोस्तों चर्चा हो चुकी है। अब अगला प्रकार रहेगा बाह्य प्रयत्न। क्या रहेगा, बाह्य प्रयत्न, जो कि कितने प्रकार का होता है, 11। उसमें भी मैं एक साथ 2-3 प्रकार लिखूंगा, ऐसे ही इसको पढ़ा जाता है। जैसे व्यवहार, श्वास और अघोष, तो ये 3 प्रकार तो यही हो गए, व्यवहार, श्वास, अघोष। तो इसमें जानेंगे इसका बाह्य प्रयत्न किनका होता है। तो जो खर प्रत्याहार वाले वर्ण हैं तो दोस्तों, खर प्रत्याहार यदि आपने माहेश्वर सूत्रों को भली भांति तरीके से पढ़ा है तो आप खर प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आएंगे उन सभी को काउंट कर सकते हैं। तो खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और दोस्तों अंतस्थ वर्ण, और उसमें भी विसर्ग आता है। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, खर प्रत्याहार वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है, व्यवहार, श्वास और अघोष। तो उसमें खर वर्ण में कौन कौन से आते हैं, जैसे दोस्तों खा, फा, चट, चट, तौ, कपय, ससर, इस प्रकार से मैंने बताया था। और इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, तीनों सा आ जाएंगे और विसर्ग भी आ जाएगा। और तीनों सा खर प्रत्याहार और तीनों सा, और दोस्तों क्या आ जाएगा, इसमें विसर्ग भी आ जाएगा। विसर्ग मैं यहीं पे लिख दूं, जैसे यानी कि इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, वर्ग का, खर वर्ण में वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण प्लस तीनों सा प्लस विसर्ग। दोस्तों वर्ग का पहला क्या होता है, का, और दूसरा खा, और अगले वर्ग का क्या हो जाएगा, का के बाद चा, छा, फिर टा, ठा, फिर क्या हो जाएगा, ता, था, पा, फ। इस प्रकार से या दोस्तों अपन को खर प्रत्याहार याद है तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं, ख, फ, च, ठ, त, च, ट, त, व, क, प। इस प्रकार से दोस्तों अपन निकाल सकते हैं। तो मैंने 3 प्रकार बता दिए।
अब अगला पढ़ेंगे संवार नाद घोष पढ़ेंगे। अगला प्रकार होगा संवार। क्या लिख दूँ मैं दोस्तों? संवार नाद घोष, संवार और नाद और घोष। तो इसका वाह्य प्रयत्न कौन किस किस वर्णों का होता है? तो जो हस प्रत्याहार वाले वर्ण होते हैं, हस प्रत्याहार वाले वर्ण। और दोस्तों इसमें अंतस्थ वर्ण भी आ जाते हैं, यानी कि या, वा, रा, ला। और दोस्तों इसमें हा वर्ण भी आता है। और क्या लिख सकता हूँ मैं? अंतस्थ वर्ण और दोस्तों हा वर्ण। और इसी के साथ अनुस्वार का भी प्रयोग कर देते हैं। अनुस्वार बोलें तो इसका हस प्रत्याहार में कौन कौन से आ जाएंगे? यदि आपको हस प्रत्याहार याद है तो अच्छी बात है, और नहीं है याद तो तीसरा, चौथा और पांचवा इसके अंतर्गत आते हैं। तो वर्ग का कौन सा? तीसरा प्लस चौथा प्लस पांचवा वर्ण। और दोस्तों या, वा, रा, ला और हा वर्ण और अनुस्वार। तो इस प्रकार से आपने देखा कितने हो गए दोस्तों? 6 प्रकार हो गए। अब दोस्तों अगली चर्चा अपनी होगी अल्प प्राण की। अल्प प्राण, अल्प प्राण का वाह्य प्रयत्न कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। और दोस्तों क्या आ जाएगा अल्प प्राण के अंतर्गत? वही अंतस्थ वर्ण या, वा, रा और ला का प्रयोग। ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों? अंतस्थ वर्ण के, वो दोस्तों अल्प प्राण के अंतर्गत। अब दोस्तों महाप्राण की चर्चा करेंगे। तो महाप्राण में कौन कौन सा आता है? महाप्राण तो वर्ग का दूसरा और चौथा। और दोस्तों इसमें सल वर्ण आ जाते हैं। और इसमें क्या आ जाएगा? सल वर्ण। सल वर्ण में वही दोस्तों सा और हा वर्ण। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब दोस्तों अगले प्रकार की चर्चा करेंगे। अगला प्रकार होगा उदात्त, अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त और दोस्तों स्वरेत्र। मैं ये दोस्तों आपको बता चुका था। इनका प्रयोग तो वेदों में किया जाता है, यानी कि सभी स्वर इसकी श्रेणी में आएंगे। तो दोस्तों सभी स्वर 13 आ, ई, ओ, दीर्घ ओ, ह्रस्व री, दीर्घ री, री, ए, ओ, ए, औ। तो दोस्तों 13 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस प्रकार से आपने वाह्य प्रयत्न देखे दोस्तों। 12 हो गए होंगे। काउंट कर लेंगे एक बार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये दोस्तों सातवां, ये आठवां हो गया, नौवां, 10वां और ये 11वां। तो दोस्तों उदात्त, अनुदात्त और स्वरित मैं पीछे ही क्लास में बता चुका हूँ। अब मैं दोस्तों यहाँ चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन दोस्तों मैं थोड़ी सी चर्चा किए दे रहा हूँ दोस्तों। मैं बार बार इसकी चर्चा नहीं करूँगा। तो दोस्तों या तो ऐसे समझ लें जिसके नीचे कोई रेखा नहीं होगी, यानी कि कोई
रेखा नहीं होगी तो उसको उदात्त बोलेंगे, और जिसके नीचे क्या होगा दोस्तों, आड़ी रेखा होगी उसको अनुदात्त बोलते हैं, और जिसके ऊपर दोस्तों खड़ी रेखा हो उसको सुरेत्र बोलते हैं, या दोस्तों जिसका उच्चारण उसके दोस्तों नीचे ही उदात्ता बोलते हैं और उच्चई अनुदात्ता और समाहार सुरता, उच्चई उदात्ता नीचे अनुदात्ता और इसको सुरता। तो दोस्तों ऐसे भी समझ सकते हैं, या ऐसे समझ लें दोस्तों, जैसे मैंने राम शब्द लिख दिया तो इसके नीचे कोई रेखा नहीं होगी तो ये किसकी श्रेणी में आएगा, उदात्त की। और यदि मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो ये अनुदात्त की, और यदि दोस्तों ऐसे लिख दिया मैंने तो किसकी श्रेणी में आएगा, अनुस्वरित्र की, यानी कि इसके नीचे कोई रेखा नहीं, इसके नीचे रेखा और इसके ऊपर आड़ी रेखा, तो ये स्वरित्र की श्रेणी में आएगा। अब दोस्तों अपना अगला जो टॉपिक होने वाला है वो संज्ञा प्रकरण का होगा। तो दोस्तों संज्ञा प्रकरण से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो अपन संज्ञा प्रकरण के बारे में चर्चा करेंगे और संज्ञा प्रकरण को दोस्तों ख़त्म करने का दोस्तों प्रयास करेंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बातों को सुनना भी है और दोस्तों लिखना भी है, सब कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलकर ही बताऊंगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिखूंगा तो दोस्तों क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप क्लास को देखते भी नहीं हैं। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों समझते हुए चलना है। अगला हमारा क्या टॉपिक रहता है दोस्तों, संज्ञा प्रकरण क्या रहेगा, संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण दोस्तों किसको बोलते हैं, यानी कि नामकरणम संज्ञा, नाम कर देना ही क्या है, संज्ञा है। इसमें क्वेश्चन दोस्तों कैसे पूछे जाते हैं मैं वो लिखूँगा। यहाँ पर दोस्तों मैं संज्ञा का नाम लिखूँगा और यहाँ पर सूत्र लिखूँगा। हमसे दोस्तों डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि संज्ञा का सूत्र क्या है, सिर्फ दोस्तों इतना ही पूछा जाएगा, ना कि ज़्यादा डिटेल से। तो दोस्तों मैं सीधा उन्हीं के ऊपर चर्चा करूँगा। जैसे दोस्तों गुण संज्ञा लिख दूँ, गुण संज्ञा का सूत्र होता है दोस्तों अदेंग गुणा, क्या होता है दोस्तों, अदेंग गुणा। दोस्तों क्या होता है, अदेंग गुणा, ना कि आद गुणा। और अदेंग गुणा में वर्ण भी पूछे जाते हैं कि गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, तो दोस्तों वो भी मैं चर्चा कर दूँ। जैसे आ, ए, ओ, इनको दोस्तों क्या बोला जाता है, गुण संज्ञक वर्ण, गुण संज्ञक वर्ण बोला जाता है। अगला दोस्तों संज्ञा की बात करेंगे, वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा का सूत्र दोस्तों पूछा जा सकता है, तो वृद्धि संज्ञा का सूत्र होता है वृद्धि रादैच। वृद्धि संज्ञक वर्ण भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आ हो जाएगा, आय हो जाएगा। और ये क्या है, वृद्धि संज्ञक वर्ण है। और दोस्तों हमसे अगला प्रकार, अगला संज्ञा क्या पूछी जा सकती है, यानी कि पद संज्ञा का सूत्र बताइए। पद संज्ञा, पद संज्ञा लिखूँगा, यहाँ सूत्र लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, सुप्ति अंत, सुप्ति अंत पदम। और दोस्तों अगले प्रकार की बात करेंगे, अगले संज्ञा के प्रकार की संहिता। दोस्तों अगला क्या है, संहिता। इसका सूत्र क्या होता है, परा सन्निकर्षा, परा सन्निकर्षा संहिता, यानी कि दोस्तों परा सन्निकर्षा संहिता।
वर्णों का परस्पर समीप में लाना क्या कहलाता है? परासन्निकर्षा संहिता कहलाता है। तो संहिता का सूत्र हो गया। अगले संज्ञा की चर्चा करें दोस्तों। प्रत्याहार की, प्रत्याहार जिसको हमने भली भांति तरीके से देख रखा है, यदि आपने नहीं देखा है तो पीछे की क्लासें आपको देखनी पड़ेगी तभी समझ में आएंगी। तो प्रत्याहार का सूत्र क्या होता है दोस्तों? आदिरंतेन संहिता क्या होता है दोस्तों? प्रत्याहार का मैंने क्या बताया? आदिरंतेन संहिता, इसका सूत्र होता है। अगले संज्ञा की बात करेंगे दोस्तों अपन। तो संयोग संज्ञा का सूत्र पूछा जा सकता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? हलो अंतरा संयोगा, यानी कि हलो अंतरा ऐसे लिखा जाता है। हलो अंतरा संयोगा, हलो अंतरा संयोगा। संयोग संज्ञा का भी मैंने सूत्र लिख दिया। अब सावर्ण का भी सूत्र पूछा जा सकता है। सावर्ण, तो इसका सूत्र क्या होता है? तुल्यास प्रयत्न सवर्णा, यानी कि तुल्यास प्रयत्न सवर्णा, इसका भी हमसे सूत्र पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपको इन सभी को याद रखना है। मैं दोस्तों मोस्टली वही लिखूंगा जो ज़्यादा से ज़्यादा हमसे पूछे जाते हैं। अब दोस्तों उदात्त संज्ञा का सूत्र देख लें, फिर अनुदात्त का देख लें, स्वरित्र का भी देख लेंगे। उदात्त संज्ञा, उदात्त का क्या होता है? उच्चई, मैं दोस्तों ये पढ़ा चुका हूँ पीछे की क्लासों में। उच्चई उदात्ता। और दोस्तों अनुदात्त का देखेंगे। अनुदात्त उच्चई उदात्ता, नीचई अनुदात्ता। स्वरित्र का देख लें। स्वरित्र, उम्मीद है आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो समाहार, स्वरितः। अब दोस्तों अगले प्रकार की चर्चा करेंगे, यानी कि अगले संज्ञा के प्रकार की। यहीं पे लिख दूं दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों और लिखते रहिए। हमसे एग्ज़ाम में यही दोस्तों डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि इसका सूत्र बताइए। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इन सभी को दोस्तों याद करना ही पड़ेगा, तभी काम चलेगा। अगला लिखूंगा मैं उपसर्ग का सूत्र। तो दोस्तों इसके लिए क्या बोल सकता हूँ? उपसर्गा क्रिया योगे। तो उपसर्ग का सूत्र क्या हो जाएगा? उपसर्गा क्रिया योगे टी संज्ञा का सूत्र पूछा जा सकता है। टी संज्ञा का अचो अंत्यादि टी, यानी कि अचो अंत्यादि टी। दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ? अचो अंत्यादि टी, मैं ये भी पीछे की क्लास में बता चुका हूँ। अचों के मध्य में अंतिम अच से पहले वाला वर्ण अच भी हो सकता है और
दोस्तों हल भी हो सकता है तो उसकी टी संज्ञा हो जाती है। मैं अभी बताऊंगा किस किस की टी संज्ञा होती है। उपधा की पूछी जा सकती है दोस्तों, उपधा। तो अलो अंत्यादि, अलो अंत्यादि पूर्व उपधा, ये दोस्तों डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही है। अब दोस्तों अगले प्रकार की बात करेंगे घी संज्ञा का सूत्र, यानी कि घी संज्ञा का। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, से सौ घय सखी, से सौ घय, से सौ घय सखी, इसका सूत्र होता है। घी के बाद दोस्तों धातु का, धातु का सूत्र होता है भू वादयो धात्वा, भूवादयो धात्वा। अगले संज्ञा की बात करेंगे, लोप संज्ञा का सूत्र। लोप क्या होता है इसका, अदर्शनम, अदर्शनम लोपा। अभी दोस्तों अपन इन सभी की चर्चा करेंगे कि अदर्शनम लोपा क्या होता है, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। लोप कितने प्रकार से होता है, तो 4 प्रकार से मैं वो बताऊंगा दोस्तों अभी आपको। परिग्रह संज्ञा का सूत्र पूछा जा सकता है, यानी कि परिग्रह, परिग्रह संज्ञा का सूत्र। तो इसका ईदेद द्विवचनम, द्विवचनम परिग्रह, परिग्रह। अब दोस्तों अगला पूछा जा सकता है, जो दोस्तों इत संज्ञक वर्ण होते हैं, इसकी भी चर्चा कर लें। इत संज्ञा, इत संज्ञा का सूत्र तस्य लोपा होता है दोस्तों। क्या होता है, तस्य लोपा से लोप हो जाता है। दोस्तों इत संज्ञक वर्ण कितने प्रकार से इनका लोप होता है, इसके बारे में भी चर्चा कर लें। तो कितने प्रकार से होता है, ये 4 प्रकार से। अब इनकी बारी बारी से चर्चा करेंगे, यानी कि इत संज्ञक वर्णों का लोप की मैं चर्चा कर रहा हूँ कितने प्रकार से होता है। तो इनका लोप 4 प्रकार से होता है, यानी कि लोप की चर्चा कर रहा हूँ कितने प्रकार से, 4 प्रकार से होता है। उसको भी देख लेंगे एक बार जल्दी से, वो कौन कौन से। पहला दोस्तों हलंत्यम से, हलंत्यम, हलंत्यम यानी कि दोस्तों अंतिम जो हल वर्ण होगा उसकी इत संज्ञा किससे होगी, हलंत्यम से इत संज्ञा होगी। जैसे दोस्तों कोई भी प्रत्यय लिख दूँ मैं, यानी कि अंतिम, पहले इसको समझ लें दोस्तों। अंतिम हल वर्ण की, अंतिम हल वर्ण की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। और दोस्तों इत संज्ञा का फल क्या कहलाता है, लोप कहलाता है। इत संज्ञा का फल क्या कहलाता है, लोप कहलाता है। अंतिम हल वर्णों की इत संज्ञा होकर किससे दोस्तों, तस्य लोपा से, इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से दोस्तों क्या हो जाता है, मैंने बताया इसका फल ही होता है लोप होना। तस्य लोपा से लोप हो जाता है। मैं दोस्तों लिख रहा हूँ, नहीं मुझे लिखना नहीं चाहिए। जैसे दोस्तों कोई भी प्रत्यय लिख दूँ मैं, तरफ प्रत्यय, तरफ प्रत्यय में दोस्तों शेष क्या बचेगा दोस्तों, एक बार देख लेंगे। ये क्या है, हलंत्यम वर्ण है, तो इसका तो दोस्तों क्या हो गया, हलंत्यम से
इत संज्ञा हो गई, और इत संज्ञा होकर के क्या हो गया, इसका लोप हो गया किससे, तस्य लोपा से लोप, तो शेष क्या बचेगा, तर प्रत्यय। इसी प्रकार दोस्तों तम प्रत्यय की भी चर्चा कर लें। अभी दोस्तों मैं प्रत्यय पढ़ाऊँगा तभी मैं ये आपको बार बार बोल रहा हूँ, तो जिससे मुझे वहाँ बताने में दिक्कत ना पड़े। आप तो क्लास पूरी देखिएगा। ये दोस्तों हलंत्यम है, तो इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा तस्य लोपा से, किससे, हलंत्यम से। तो इसमें शेष क्या बचेगा, तम ही शेष बचेगा। अब दोस्तों दूसरा, इसकी भी दोस्तों मैं चर्चा कर चुका था जब माहेश्वर सूत्र पढ़ाया था। चूटू, चूटू में दोस्तों जैसे चू या चा वर्ग बोल दूँ, और दोस्तों टू या टा वर्ग बोल दूँ। इसमें ही दोस्तों समास पूछ लिया जाए तो चूचा, टूटा में दोस्तों द्वंद्व समास है, चा के योग में द्वंद्व समास ही होता है। मैं दोस्तों एक साथ बता दे रहा हूँ। तो यानी कि इसका प्रथम वर्ण क्या होगा, चा वर्ग हो या टा वर्ग हो, तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, चूटू से इत संज्ञा हो जाती है। उसमें जैसे अड़ाबोल प्रत्यय हुआ दोस्तों, तो कौन सा है, टा वर्ग है। और दोस्तों इसमें कौन सा हो सकता है प्रत्यय, आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों। जैसे इसका भी एग्जाम्पल लिख दूं, जैसे अड़ाबोल प्रत्यय, क्या लिखा मैंने, अड़ाबोल प्रत्यय, इसको देखेंगे तो ये दोस्तों ये अड़ाबोल ला की तो हलंत्यम से दोस्तों इत संज्ञा हो जाएगी, और अड़ा की चूटू से शेष क्या बचेगा, शेष वो बचेगा, क्या बचेगा दोस्तों, वो बचेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इन सभी को। और दोस्तों जैसे टाप प्रत्यय की भी चर्चा कर लें। अगला टाप प्रत्यय, तो इसमें देखिए दोस्तों ये क्या है, चुटू से टा वर्ग है, तो टा की तो एक संज्ञा हो गई किससे, चुटू से। और दोस्तों पा से, पा की हलंत्यम से, तो इसमें शेष क्या बचा, तो शेष इसमें आ बचेगा, शेष क्या बचेगा, आ। अभी दोस्तों प्रत्यय में जब इनकी चर्चा होगी तब और अच्छे से इनको पढ़ते हुए चलेंगे, और अगले प्रकार की बात करेंगे हम, यानी कि लसक तद्धिते सूत्र की चर्चा करें। लसक तद्धिते से किसका लोप होगा, कहाँ पे दोस्तों चर्चा कर लें। हम इत संज्ञक वर्ण दोस्तों पढ़ रहे हैं, कितने प्रकार से लोप होता है, तो मैंने बताया 4 प्रकार से। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों क्लास। तो आपको क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से धैर्यपूर्वक दोस्तों समझते हुए चलना है, तभी आपको क्लासें आगे की समझ में आएंगी। क्योंकि दोस्तों अब मैं प्रत्यय पढ़ाऊँगा तो इन सभी का लोप करूँगा, फिर आप पूछोगे कि ये कहाँ गया वो कहाँ गया, तो दोस्तों मैं बार बार इन्हीं पीछे की बातों को रिपीट नहीं कर पाऊँगा। अगले प्रकार की चर्चा करें। लसक को तद्धिते सूत्र से दोस्तों क्या होगा, ये दोस्तों सूत्र हैं, यानी कि ला, सा और का की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाती है। किसको दोस्तों, सिर्फ तद्धित प्रत्यय को छोड़कर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये ना कहना कि सभी का बता दिया था सर ने। तद्धित प्रत्यय को छोड़कर, तद्धित प्रत्यय को छोड़कर इन सभी की इत संज्ञा हो जाती है। जैसे दोस्तों इसकी भी उदाहरण की चर्चा कर लें। जैसे
ल्यप प्रत्यय है दोस्तों, ल्यप प्रत्यय। तो दोस्तों इसको समझेंगे। इसमें शेष क्या बचेगा, या बचेगा। देखिए दोस्तों, ला क्या है और पा क्या है। पा तो हो गया दोस्तों हलंत्यम, मैं फिर लिख रहा हूँ दोस्तों। हलंत्यम से क्या हुई, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। हलंत्यम से इत संज्ञा, और इत संज्ञा का फल क्या होता है, लोप। तो हलंत्यम से क्या हो गई, इत संज्ञा, और किससे, तस्य लोपाशेष का लोप हो गया। ला की दोस्तों किससे हो गई, लसक तद्धिते से। ये किससे हो जाएगा, लसक तद्धिते सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। तो शेष क्या बचेगा इसमें, या ही शेष बचेगा। तो दोस्तों आपने लसक तद्धिते सूत्र भी देखा। अब दोस्तों अगला प्रकार की चर्चा करेंगे। अगले प्रकार की चर्चा कर लें दोस्तों, यानी कि क्या बचा, उपदेश से, उपदेश से अजनुनाशक, उपदेश से अजनुनाशक, उपदेश से अजनुनाशक सूत्र क्या कहता है दोस्तों, इसको समझेंगे। यानी कि उपदेश अवस्था में, किस में बोल रहा हूँ मैं, उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था में। अब दोस्तों आप लोगों को उपदेश अवस्था भी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो उपदेश अवस्था को भी एक बार समझ लीजिए। उपदेश अवस्था क्या होती है, जो दोस्तों मैंने आपको त्रिमुनि पढ़ाए थे, यानी कि कौन कौन से, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो उन्हीं के द्वारा दोस्तों जो कथन कहा जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, उपदेश बोला जाता है। यानी कि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के द्वारा कहा गया कथन क्या कहलाएगा, उपदेश कहलाएगा। तो उपदेश अवस्था में, और दोस्तों अचनुनाशक यानी कि अचों का क्या हो जाएगी दोस्तों, इत संज्ञा हो जाएगी। अच बोलें तो दोस्तों अच किसको बोलते हैं, स्वरों को। यानी कि उपदेश अवस्था में स्वरों की दोस्तों क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। और उपदेश मैंने बता दिया, वही दोस्तों हो जाएगा तीनों मुनियों के द्वारा कहा गया कथन ही उपदेश कहलाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उपदेश अवस्था में अचों का, अचों बोलें या दोस्तों स्वरों का, स्वरों को ही अच बोलते हैं, स्वरों। उपदेश अवस्था में स्वरों, अचों की क्या होती है दोस्तों, इत संज्ञा होती है। जैसे दोस्तों इसके भी उदाहरण की चर्चा कर लें। जैसे कोई लिख दूँ मैं, तुमुन प्रत्यय की चर्चा कर लें दोस्तों। तुमुन, तुमुन प्रत्यय। तो तुमुन प्रत्यय में शेष दोस्तों क्या बचेगा, देखिए ना की तो हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई। यहाँ देखिए दोस्तों, ना की हलंत्यम से इत संज्ञा, और इसमें सुर क्या है, ऊ। तो ऊ की किससे इत संज्ञा हुई, उपदेश से अजनुनाशक से। तो शेष क्या बचेगा, तुम शेष बचेगा। यानी कि तुम शेष बचेगा दोस्तों। उम्मीद है आपको इतना भी समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि जब अगली चर्चा होगी तो दोस्तों प्रत्यय जब हम पढ़ेंगे तो उन सभी के बारे में दोस्तों ये सब सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो इन सभी का हमें यूज करना होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों, और समझ में भी आई होगी। यदि दोस्तों कोई पूछना चाहे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, तो दोस्तों मैं आपसे कहो तो क्वेश्चन भी वो भी पूछ लूँ। जैसे दोस्तों देखिए दोस्तों को आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा मैं चर्चा कर लूँ दोस्तों। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन बना दूँ दोस्तों, जैसे पद संज्ञक सूत्र मास्ति, यानी कि पद संज्ञक का सूत्र
होता है दोस्तों, यानी कि पहला क्वेश्चन बना दूं, पद संज्ञा सूत्रम अस्ति लिख दूं या इसी में संधि करके लिख दूं सूत्रमास्ति, यानी कि पद संज्ञा क्या है, पद संज्ञा सूत्रमास्ति या पद संज्ञा विधायक सूत्र लिखें तो दोस्तों ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा। पद संज्ञा विधायक सूत्रमास्ति ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा मैंने, पहला ऑप्शन दे दिया आपको। देखिए दोस्तों, यानी कि पहला मैं ऑप्शन आपसे बना रहा हूँ दोस्तों। क्या बना दूँ दोस्तों, पहले ऑप्शन में लिख दूँ मैं जैसे हलो अंतरा संयोगा, दूसरा दोस्तों ऑप्शन दे दूँ मैं, यानी कि क्या दे दूँ दोस्तों, बताइए दोस्तों। जैसे दूसरा ऑप्शन लिख दिया मैंने, इदेद द्विवचनम परिग्रह। अगला दोस्तों ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, सुप्ति अंतम पदम, यह दोस्तों ऐसे लिख दें। और चौथा ऑप्शन क्या दे दूं मैं आपको, शेषो घय सखी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सी-टेट में या यूपी-टेट में या जिस भी शिक्षक भर्ती का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप इसमें मुझे दोस्तों आंसर बताइएगा दोस्तों। कहो तो दोस्तों मैं ही बता दे रहा हूँ, आप तो पता नहीं दोस्तों बताएंगे कि नहीं। यानी कि इसमें पूछा जा रहा है पद संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, यानी कि दोस्तों पद संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। तो दोस्तों हलो अंतरा आदि संयोगा तो दोस्तों है नहीं है, इसका तो दोस्तों मैंने बताया था। ये दोस्तों किसका सूत्र होता है, यदि आपने पीछे की क्लासों को दोस्तों अभी जस्ट देखा है तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये किसका बताया था मैंने, संयोग का दोस्तों बताया था। और ईदेद द्विवचनम परिग्रह ये भी नहीं है दोस्तों, ये किसका था, परिग्रह का। और सुप्ति अंतम पदम तो दोस्तों ये किसका था, यही इसका आंसर है, पद संज्ञा का। और शेषो घय सखी तो दोस्तों ये किसका था, घी संज्ञा का था। ये दोस्तों इसका भी आंसर नहीं है, तो इसका ये किसका है, घी संज्ञा का। तो उम्मीद है आपको ये दोस्तों मैंने सही का क्यों टिक लगा दिया, इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर तीसरा ही है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक तो दोस्तों तरीका ये हो गया पूछने का, और दोस्तों दूसरा तरीका आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में भी समझ लीजिए दोस्तों। वो दे सकता है हलो अंतरा, यहाँ दोस्तों डैश दे देगा तो आपको पता होगा, तब ना दोस्तों भर पाओगे कि ये संयोग का सूत्र है। तो दोस्तों हलो अंतरा करके खाली दे देगा तो आपको भरना होगा। और दोस्तों ऐसे इसमें दे सकता है ईदे द्विवचनम, खाली दे देगा, फिर ऑप्शन दे देगा। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। और दोस्तों प्रयत्न में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा वो भी दोस्तों समझ लीजिए। जैसे दोस्तों मैं खा वर्ण लिख दूं, खा वर्ण का दोस्तों यदि आभ्यंतर प्रयत्न पूछ लिया जाए तो खा वर्ण किसके अंतर्गत आता है, वर्ग का कौन सा है दोस्तों, दूसरा। और दूसरे वर्ण में मैंने कौन सा लिखा था आपको यदि याद हो तो, यानी कि दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, खर वर्ण के अंतर्गत। तो खर वर्ण में दोस्तों आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, शायद दोस्तों खर वर्ण में दूसरा। और दोस्तों इस प्रकार से बाह्य प्रयत्न भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों
आपसे संख्या भी पूछी जा सकती है। तो उम्मीद है आपको क्लासें अच्छी लग रही होंगी दोस्तों, और समझ में भी आ रहा होगा, और दोस्तों आनंद भी आ रहा होगा। आनंदित होकर के दोस्तों पढ़ भी रहे होंगे। तो दोस्तों जब अब हमारी क्लास होगी तो उसमें भी कोई मैं नया टॉपिक लाऊंगा और उसको भी दोस्तों यहीं ख़त्म करने का दोस्तों प्रयास करूंगा। तो दोस्तों क्लासें थोड़ी लंबी लंबी हो सकती हैं, तो आपको धैर्य बना के दोस्तों पढ़ते रहना है। जैसे ही दोस्तों मुझे टाइम मिलता है या दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट दोस्तों ख़त्म होता है तो अगले सब्जेक्ट को दोस्तों स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।